आज हम लोग इस वीडियो में शक्ति पंप और ओसवाल पंप का बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि इस बार के क्वार्टर में इन दोनों कंपनियों का क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ और ये दोनों कंपनी अपने कॉन कॉल में आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या बात कर रही हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इनका बिजनेस वर्टिकल दिखोगे ना, तो ये लोग मेनली जो पंप वगैरह होते हैं जो कि किसान वगैरह यूज करते हैं अपने खेत में, वहां पे यूज होता है। और ये पंप कई तरीके का होता है, जो कि पेट्रोल के थ्रू चलता है और डीजल के थ्रू चलता है। और साथ में एक और नया पंप होता है जो सोलर पंप होता है, जो कि सौर ऊर्जा के थ्रू रन होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसका डिमांड वगैरह काफ़ी हाई था। और साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम भी चल रहा था। स्कीम इन द सेंस की पीएम कुसुम वन करके कुछ था, और वहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह आता था इन सारी कंपनियों को। और ये सारी कंपनियां जो भी चाहे महाराष्ट्र में हुआ, चाहे यूपी में हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे गोवा में हुआ, जहाँ भी हुआ वहाँ पे ये लोग जाके हर एक किसान के जो भी खेत होता था वहाँ पे इंस्टॉल करते थे। फिर वही जो किसान फार्मर होता था फिर उसको जाके सबमिट करता था जहाँ भी ऑफिस वगैरह होता था। तब इन लोगों को जब इंस्टॉल कर देते थे किसी भी पर्टिकुलर किसान के खेत वगैरह में, तो इनको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेमेंट आता था। ऐसा नहीं होता था कि जहाँ पे जिस खेत में इन्होंने इंस्टॉल किया जो भी पंप वगैरह है और वहाँ से तुरंत इनको पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो भी पैसा आता है मोस्टली, अगर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इन्होंने उसको इंस्टॉल किया होगा ना, तो इनको पेमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी। तो अगर आप देखोगे इन दोनों कंपनियों के लिए रिस्क यही इंक्रीज हो गया था। मतलब यहाँ पे मोस्टली जो भी डिपेंडेंसी थी ना, वे ऑर्डर्स के ऊपर थी। जैसे कि अभी राइट नाउ बात हो रहा था कि पीएम कुसुम 2 आने वाला है और वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है। अगर आप दोनों का कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दोनों कंपनियां बताई थी कि जब ये पीएम कुसुम 2 लॉन्च होगा तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे भी ज्यादा एग्रेसिव है। वे चाहती है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल हो ओवरऑल जितना भी ये सोलर पंप है ये सब। तो फिर इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे स्कोप तो नो डाउट अच्छा है। अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से अच्छा स्कीम लाती है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिमांड है तो फिर मतलब वापस आएगा ही। और अभी आप देखोगे यहाँ पे राइट नाउ पीएम कुसुम जो था अभी स्टॉप है राइट नाउ। अभी ऐसा चुनना कुछ हो नहीं रहा था, कहने का मतलब मेरा ये है जो पहले होता था एज कंपेयर टू द अर्लियर। तो अभी आप देखोगे क्या हो रहा है, अब जब यहाँ पे फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा चीजें, तो फिर इनको ऑर्डर मिलेगा। जब ऑर्डर मिलेगा तो इन सारी कंपनियों का अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। लेकिन अगर आप दोनों कंपनी का कॉन कॉल सुनोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है इनके लिए। पहले तो प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर्स वगैरह मिलते थे वहां पे थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, उतना ऑर्डर नहीं आ रहा था एज कंपेयर टू द पहले के। तो फिर अब दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, यहाँ पे जो ये लोग टेंडर भरते थे ना ऑर्डर्स के लिए, तो फिर वहां पे प्राइस वगैरह थोड़ा करेक्ट हो गया था। वहां पे इन लोगों को मार्जिन में हिट लेना पड़ा था ड्यू टू हाई कॉम्पिटिशन और कुछ और भी छोटे मोटे इधर उधर के प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हुए थे उसके वजह से। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया। और उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम इन सब के लिए ये हो गया, जो इनका रॉ मटेरियल प्राइस है ना, चाहे स्टील का, चाहे सोलर का, चाहे जो भी कॉपर वगैरह का, वे इंक्रीज हो गया। तो जब इन सब का प्राइस इंक्रीज हुआ ना, तो फिर उसके वजह से इन लोगों का मार्जिन और ज्यादा हिट मतलब हिट होना स्टार्ट हो गया। और आप देखोगे इन दोनों कंपनियों का मतलब मार्जिन बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है राइट नाउ एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। तो चलिए हम लोग वही पूरा डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं शक्ति पंप का, तो इनका आप देखोगे ना, जैसे ये सोलर पंप हो गया और भी ये नीचे है, आप इनका लेटेस्ट पीपीटी रेफर करिएगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या क्या बिजनेस वर्टिकल है। तो मैं अभी उतना मतलब इन डेप्थ नहीं जाना चाहता हूं, आप बस ऊपर ऊपर से ये समझ लो कि ये लोग भी पंप वगैरह में काम करते हैं, जो कि सोलर पंप होता है, जो कि पेट्रोल से रन होता है, डीजल से रन होता है। ऐसे अगर आप देखोगे इनका शक्ति पंप का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह ना, पहले आज से मान के चलो आज से सपोज वही 4 क्वार्टर पहले मतलब 200%, 150% ऐसे रेवेन्यू ग्रोथ होता था शक्ति पंप के लिए। लेकिन अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर से देखोगे, कंपनी का हार्डली सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ हो पा रहा है। और अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो हार्डली 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट तो आप पूछो ही मत, 10% से डी ग्रोथ हो गया। और यही
कंपनी थी शक्ति पंप ही, जब इसको अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता था और रेवेन्यू तो पूछो ही मत, मतलब 150, 200, 250 ऐसे मतलब इंक्रीज होता था इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। तो फिर अभी आप देखोगे हार्डली 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ Q2 FY26 में, और लास्ट 3 क्वार्टर से मतलब सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रो हो पा रहा है। अगर आप शक्ति पंप का कॉन कॉल सुनोगे तो आपको पता चलेगा, इनका एक गाइडेंस था कि हम लोग बड़े आराम से FY26 में 25 से 30% ग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर आप इनका इस बार का कॉन कॉल सुनोगे तो वहां पे मैनेजमेंट ये बोल रहा है ना कि हम लोग 3000 करोड़ का अपना टॉप लाइन अचीव कर लेंगे। तो अगर आप इसको FY25 से कंपेयर करोगे इन द टर्म ऑफ क्या ग्रोथ बन रहा है FY26 में, तो आपको पता चलेगा ये 20% का अब ग्रोथ इंजन रह गया। और इनका गाइडेंस क्या था FY26 में ग्रो करने का 25 से 30%, अब क्या रह गया हार्डली मतलब 20% का, और वो भी अभी भी उसके आसपास भी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनका इस क्वार्टर में Q2 में हार्डली 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट तो पूछो ही मत 10% से डी ग्रोथ हो गया। और अगर आप देखोगे इनका मार्जिन, मतलब मार्जिन इनका बहुत बुरी तरीके से इनका भी हिट हुआ है। अगर मैं बात करूं इनका मार्जिन जो पहले लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 23% का था, वे इस बार के क्वार्टर में Q2 में हार्डली 20% का मार्जिन रह गया। यानी कि मार्जिन में मतलब प्रेशर आ रहा है। और जो यहाँ पे मार्जिन में जो प्रेशर आया है इसका रीजन बहुत सिंपल है। अपने कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने ये बात बताया था, यहाँ पे टेंडर का प्राइस वगैरह थोड़ा फॉल हो गया और जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वे इंक्रीज हो गया, जैसे स्टील का, फिर कॉपर का, फिर उसके बाद और भी जो भी ये सोलर पैनल वगैरह हैं उनके। तो उसके वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है ओवरऑल मार्जिन में। लेकिन वही है, अब गोइंग फॉरवर्ड आपको अगर कंपनी कोई भी ट्रैक कर रहे हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उनका बिजनेस में नया नया चीज चेंज हो रहा है, क्या प्राइस स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, और उससे भी मेन बात है ना कि क्या आपको बिजनेस मॉडल किसी कंपनी का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे ये जितने भी पंप वाली कंपनी है, पहला इनको तो पूरा निर्भर रहना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। जब उनसे नया ऑर्डर अच्छा आया तो फिर ये लोग बेटर करेंगे। अगर ऑर्डर मतलब थोड़ा सा भी स्लो हुआ तो जाहिर सी बात है ये लोग बेटर नहीं कर पाएंगे। और साथ में ये लोग जो टेंडर का फाइलिंग करते हैं, अगर वहां पे प्राइस हल्का सा भी करेक्ट हुआ ना तो फिर उसके बाद मार्जिन में फिर से इंपैक्ट आएगा। और अगर सपोज करो फिर से अगर रॉ मटेरियल का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, अगर आप उसको अपने एंड कस्टमर जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप उसको पूरा पास ऑन नहीं कर पाओगे तो फिर से वही हाल होगा, आपका मार्जिन फिर से मतलब नीचे की तरफ आएगा। तो वही हो भी रहा है इन दोनों कंपनियों के लिए। तो चलिए आई थिंक शक्ति पंप का ना मैंने ऑलरेडी एक बार Q2 का पूरा डिटेल में बना रखा था, आप उसको वॉच करिएगा। मैं तो यहाँ पे पीयर टू पीयर कंपेयर करने के लिए ओसवाल पंप के साथ में, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना शक्ति पंप को भी साथ में थोड़ा और एनालाइज कर दिया जाए। तो अगर आप देखोगे ना तो आज ही एक इन लोगों का एक्सचेंज पे एक नोटिफिकेशन आया है कि हम लोगों को एक ऑर्डर मिला है। अगर मैं आपको दिखा दूं शक्ति पंप का क्या ऑर्डर था, 1 सेकेंड। हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो महाराष्ट्र से है ना, वहाँ के स्टेट से इन लोगों को डोमेस्टिक ऑर्डर एक मिला हुआ है, टोटल ओवरऑल 400 करोड़ के अराउंड है। और ये अगर आप देखोगे तो ये जो कंप्लीट होगा ना, आप मान के चलिए 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो अगर कोई कंपनी ट्रैक कर रहा है ना, तो आपको इन सारों का आपको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से नया ऑर्डर मिल रहा है और वे कितने दिन में एग्जीक्यूट होगा। और साथ में आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या मार्जिन स्टेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगर मार्जिन में थोड़ा सा भी हिट हुआ तो फिर जाहिर सी बात है आपका पैट बिल्कुल भी नहीं ग्रो होगा, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आप किसी भी कंपनी को जब एनालाइज कर रहे हो ना, तो वहां पे मेन यही होता है साथ में उसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो, इबिटा मार्जिन भी इंक्रीज हो, पैट भी इंक्रीज हो और ईपीएस भी इंक्रीज हो। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है इन सारी कंपनियों के साथ अभी राइट नाउ। ना ही शक्ति पंप के लिए कुछ रेवेन्यू ग्रोथ हो पा रहा है, ना ही नया कुछ उतना ऑर्डर मिल रहा था। लेकिन आज अगर देखोगे तो इनको 400 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल गया। अब यही है कि इसका मार्जिन क्या था और Q3 में क्या मार्जिन होगा, क्या रेवेन्यू होगा, Q4 में क्या मार्जिन होगा, क्या रेवेन्यू होगा। अब तो जब पूरा रिजल्ट आएगा उनका तभी हम जान पाएंगे। तो इन सारी कंपनियों में यही बहुत बड़ा रिस्क होता है। पहला आपने सपोज करो वर्क करके दे दिया, ठीक है, जब किसान जाएगा उसको फॉर्म फिल करेगा, जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे बताएगा कि हाँ हमारे खेत में पंप लग चुका है, तब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको वेरीफाई करेगी, फिर आपको पेमेंट देगी। तो फिर यही है, यहाँ पे पेमेंट का जो डे होता है ना, वे मतलब 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, मतलब ऐसे हो जाता है। और कभी कभी तो 5 महीने, 6 महीने, साल साल भर चल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो फिर यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत खराब हो जाता है, और जो आपको पैसा मिलना चाहिए था पहले, वे पैसा मिलता नहीं है। तो उसकी वजह से फिर जब आपको नया ऑर्डर मिलेगा तो आप उसको फुलफिल कैसे करोगे, जब आपका पुराना पैसा ही ऑलरेडी आपके जो भी रिसीवेबल है वहां पे फंसा हुआ है। तो यही चीज दोनों कंपनियों के लिए हो रहा है, और यही सेम चीज उन सारी कंपनियों के लिए होता है जो कि ऑर्डर बुक पे बेस होते हैं, और मान के चलिए जिनका मोस्टली वर्क ना डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो यहाँ पे हजार प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कभी मार्जिन में प्रेशर आएगा, कभी रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर हो जाएगा, कभी आप टेंडर भरोगे तो भी कभी कैंसिल हो जाएगा, कभी बीच में ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा, कभी आपने वर्क करके दे दिया तो पैसा मतलब 6-6 महीना, साल साल भर तक पैसा अटक जाता है। फिर आप कभी अच्छे रेट पे ग्रो करोगे, लेकिन एक बैग ऐसा आएगा बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ होगा। तो यही बहुत सारे यहाँ पे हजार प्रॉब्लम है। अगर आप इन सब से डील कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप अच्छा उसमें परफॉर्म कर जाओगे। लेकिन जो डील नहीं कर पाता है यहाँ पे, वे जाहिर सी बात है उसमें फंसा रह जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज आप जब किसी भी बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप उसके रिस्क को भी साथ में देखो। यहाँ पे क्या रिस्क जुड़ा हुआ है, और क्या गोइंग फॉरवर्ड इनका ग्रोथ होगा, क्या ग्रोथ नहीं होगा। जब आप ये सब चीज नहीं जानोगे तो फिर आप कैसे मतलब बस ऑर्डर बुक देख के तो कहीं आप जाओगे नहीं ना। कहने का मतलब वहां पे तो अपना हाथ जला ही लोगे। मेरे कहने का सेंस ये है। तो चलिए, आई थिंक मैंने शक्ति पंप का बहुत बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं ओसवाल पंप का। 1 सेकेंड। हाँ, अगर आप इनका देखोगे ना, तो जैसे शक्ति पंप का वर्क था कि सोलर पंप हो गया, और भी मोस्टली जो नॉर्मल पंप होते हैं उसमें भी ये लोग भी वर्क करते हैं। तो इनका अगर आप देखोगे ना, तो इनका एक गाइडेंस था कि हम लोग FY26 में 50% से लेके 60% के बीच में ओवरऑल ग्रो कर लेंगे FY26 में। और FY26 के बाद आप मान के चलिए हम 30 से 35% गोइंग फॉरवर्ड बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। तो फिर अगर आप Q2 का नंबर देखोगे, तो फिर जो उनका गाइडेंस है ना, उससे बेटर ही था इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 74% का इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। गाइडेंस क्या था 50 से 60%, रेवेन्यू ग्रोथ क्या आया 74%। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम बस एक ही क्रिएट हुआ, इनका जो मार्जिन लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 33% के आसपास था, वे इस बार के क्वार्टर में हार्डली मतलब 24.5% के आसपास है। यानी कि मार्जिन बहुत ही ज्यादा डी ग्रोथ हो गया। अगर आप चेक करोगे तो ये अराउंड 8% का ईयर ऑन ईयर लेवल पे इनके बिट्टा मार्जिन में हैम्पर हुआ है। और इसका रीजन सिंपल था, टेंडर का प्राइस कम हो गया और जो रॉ मटेरियल का प्राइस था वे इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए अगर आप चेक करोगे ना, इनका पैट वगैरह बस 48% से ही इंक्रीज हुआ। यानी कि कंपनी को बिल्कुल भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, देखो जब कोई कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा अपने प्रॉफिट को ग्रो करती है ना, तो हम लोग उस पर्टिकुलर टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। लेकिन इस कंपनी के लिए, ओसवाल पंप के लिए, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्कुल ना के बराबर मिला है। आप खुद ही देखो 74% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, लेकिन प्रॉफिट वगैरह हार्ड मतलब 48% का ग्रो हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 48% का पैट ग्रोथ खराब है, मैं बस ये कह रहा हूं जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ ना, उससे उसके आसपास नहीं है पैट ग्रोथ। और अगर आप चेक करोगे इनका जो गाइडेंस है 50 से 60%, वे तो ठीक है, आप उसके आसपास अगर कर भी लोगे ना जब, लेकिन आपका पैट उस लेवल पे, अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं होगा, तो फिर वहां पे गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आप चेक करोगे कंपनी का गाइडेंस भी था कि हम लोग FY26 में बड़े आराम से हमारा जो इबिट्टा मार्जिन रहेगा ना, वो 27% से लेके 29% तक रहेगा। लेकिन अभी आप राइट नाउ देखोगे तो हार्डली 24.5% का है। और Q3 का भी कंपनी मार्जिन गाइड की है कि हमारा 25-25.5% के आसपास हमारा इबिट्टा मार्जिन रहेगा। यानी कि आपका गाइडेंस है 27% मार्जिन का, 27 से 29%। लेकिन आप उसको दिखा कितना रहे हो, आ रहा है हार्डली आपका 25%, 25.5%, 26%। यानी कि आपके दिए गए गाइडेंस से बहुत नीचे है। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपेयर करता हूं ना,
तो भी ये बहुत नीचे आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी कि EBITDA मार्जिन में ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी हो ना, अगर आप बिजनेस को जब एनालाइज कर रहे हो ना, तो उसको आप हर एक पैरामीटर पर टिक मार्क करो। कहने का मतलब है, अगर किसी कंपनी का बस रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है तो बस आप वही देख के खुश मत हो जाओ, उसके साथ में ये भी देखो क्या EBITDA मार्जिन है, क्या पैट ग्रोथ है, क्या EPS ग्रोथ है, और लास्ट ईयर में क्या EBITDA मार्जिन था, इस बार क्या EBITDA मार्जिन है, गाइडेंस क्या है उसका, एज पर गाइडेंस जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फिर मतलब यहाँ पे हर एक चीज आपको डॉट को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही मतलब बस हवा हवा में जाओगे तो फिर यहाँ पे फिर से वही है, हाथ जलेगा ही जलेगा। तो फिर अगर आप देखोगे, इनका एक और गाइडेंस था कि हम लोग बड़े आराम से 2,20,000 के आसपास हम लोग टोटल ओवरऑल FY26 में हम लोग पंप इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन अगर आप अभी देखोगे Q2 में इन्होंने हार्डली 40 आई थिंक 48,000 के आसपास इन्होंने पंप इंस्टॉल किया है। और Q1 के अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे इन्होंने 51,000 पंप इंस्टॉल किया था। अभी देखिए, अभी तो 2 क्वार्टर बचा है, क्या पता जो इन्होंने 2,20,000 प्लस बताया था हम अपना टोटल पंप इंस्टॉल करने वाले हैं FY26 में, क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन इनका जो गाइडेंस है 50 से 60% का अपने रेवेन्यू को ग्रो करने का, कंपनी उस पर स्टिक कर रही है, बता रही है कि हाँ हमारा मतलब इसके आसपास ग्रोथ हो जाएगा FY26 में, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग 30 से 35% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। और ये लोग ये भी बता रहे थे कि ये जो PM कुसुम 2.0 स्टार्ट होने वाला है, हम मान के चल रहे हैं कि FY26 एंड होते होते ये स्टार्ट हो जाएगा और उसका ऑर्डर मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ज्यादा एग्रेसिव है। तो फिर देखो अब एग्रेसिव है नहीं है, अब तो गोइंग फॉरवर्ड जब ऑर्डर्स वगैरह आएंगे, जब ये स्कीम स्टार्ट होगा तो ही हम जान पाएंगे। अगर आप इनका देखोगे ना, रिसीवेबल डे भी 138 दिन हो गया, जो कि Q1 के एंड में, Q1 FY26 के एंड में आई थिंक 120 या 121 दिन था। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो मतलब 138 दिन हो गया, यानी कि यहाँ पे जो पैसा आना था ना, उसका नंबर ऑफ डे वे और इंक्रीज हो गया है। तो फिर यही मैं कह रहा हूं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हो ना तो हमें 1000 प्रॉब्लम है। तो वही बात है, आप कंप्लीट ट्रैक करिए, देखिए गोइंग फॉरवर्ड क्या रेवेन्यू ग्रोथ होता है, क्या पैट ग्रोथ होता है, क्या उसके हिसाब से और भी चीजें कंपनी जो गाइडेंस दी है जा रही है या नहीं जा रही है। अगर मैं बात करूं, इनको भी आज ही आई थिंक एक ऑर्डर मिला हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो कर दूं 1 सेकंड। हाँ, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो इन लोगों को भी ओवरऑल 300 करोड़ प्लस ओवरऑल ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि आई थिंक ये 1 साल के अंदर अंदर मतलब कंप्लीट होगा। और जो शक्ति पंप को मिला था वे 400 करोड़ प्लस था, उनको आई थिंक 60 दिन के आसपास पूरा कंप्लीट करना था। लेकिन आप इनका देखोगे तो इनका 380 करोड़ का ऑर्डर है ओवरऑल, ये इंक्लूडिंग है GST को इंक्लूड करके। 1 सेकेंड सॉरी, हाँ, ये जो इनका ऑर्डर है ना, ये मतलब GST को इंक्लूड करके है। तो फिर वही है, अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या रेवेन्यू ग्रोथ होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूं, इनका जो पैट मार्जिन है ना, जो पैट मार्जिन का गाइडेंस था पहले, वे था हम लोग बड़े आराम से 18% से लेके 19%, 19.5% कर लेंगे। लेकिन इस बार के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ये बता रहा है ना कि हमारा जो पैट मार्जिन रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड FY26 में पूरा साल के लिए 17.5% के आसपास रहेगा, 17.5% से लेके 19%। जो पहले मैनेजमेंट ये बताता था हमारा 18 से 19 19.5% रहेगा, वहां पे थोड़ा सा ना आधा बेसिस पॉइंट का मतलब 17.5% कर दिया। अब वही है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वही अब देखते हैं कि मतलब क्या रेवेन्यू ग्रोथ होता है, और साथ में क्या मतलब ओवरऑल ये लोग अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये लोग अपने मार्जिन को नहीं बचा पाए ना तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। आप भले ही कितना भी रेवेन्यू ग्रोथ है दिखा लो, अगर वो पैट में कन्वर्ट नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम फिर वही क्रिएट होगा। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये जो ऑर्डर मिला हुआ है ना, मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा, ये ऑर्डर है टोटल 1 साल के लिए वैलिड है। लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन होगा ना, ये भी 60 दिन के अंदर अंदर ही करना है, जैसे कि शक्ति पंप का था। तो ठीक है, 60 दिन के अंदर इनको इंस्टॉल करना है, और ये जो ऑर्डर वैलिड है वे 1 साल के अराउंड है। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आई थिंक, हाँ ये देखिए, ये जो बता रहे थे ना कि FY26 के एंड तक ये जो PM कुसुम B है, यानी कि जो 2 है वे स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये इसी का पार्ट वगैरह होगा। अब जब गोइंग फॉरवर्ड इनका जब कॉन कॉल होगा तो हम लोग बेटर तरीके से और जान पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा 1 सेकंड सॉरी, मैं एक और छोटा सा पॉइंट बताना भूल गया था ओसवाल पंप के लिए। इनका एक और गाइडेंस है कि हम लोग FY27 के स्टार्ट तक मान के चलिए हमारे पास जो
टोटल कैपेसिटी रहेगा ना पंप का, वे 5 लाख प्लस रहेगा। और राइट नाउ इन लोगों के पास 2 लाख के अराउंड है। तो फिर गोइंग फॉरवर्ड ये लोग इसको डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो फिर अब जब ऑर्डर अगर अच्छा आएगा ना, और अगर उसको ये फुलफिल कर पाए विथ द प्रोटेक्टिंग ऑफ इनका मार्जिन, यानी कि अपने मार्जिन को भी साथ में बचा पाए, तो फिर मे भी अच्छा बन पाए। लेकिन वही है, अब ये सब चीज़ें ना फॉरवर्ड लुकिंग है, होगा नहीं होगा, अब जब क्वार्टर्स का नंबर आएगा धीरे धीरे तो हम जान पाएंगे। तो चलिए आप दोनों कंपनियों को ट्रैक करिएगा, देखिएगा कि क्या नया ऑर्डर आ रहा है, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पेमेंट का इशू वगैरह चल रहा है क्या वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो रहा है, और जो मार्जिन है क्या स्टेबल हो रहा है, रॉ मटेरियल का प्राइस स्टेबल हो रहा है, और ये लोग जो टेंडर भरते हैं क्या उसका प्राइस भी स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा।